नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसपी इंडिया न्यूज। आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के नेहरू हॉल में। इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर एमआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का स्वागत करने के लिए एमआई पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर देखिए उनका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं और जनता इन लोग के साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। और हम बता दें, दिखाना चाहते हैं एक शकल हम जरूर दिखाना चाहते हैं जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। 2024 के चुनाव का मुद्दा है यहाँ पर और हमारे यहाँ पर शौकत भाई आ चुके हैं और कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर हाहाकार मची हुई है आजमगढ़ नेहरू हॉल के बाहर एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लियाकत चेयरमैन के भाई इस वक्त यहाँ पर मौजूद पहुँच चुके हैं। शौकत अली साहब एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरीके से यहाँ पर इन लोगों का मामला चल रहा है और हम बताना चाहेंगे शौकत भाई का जिस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, हम दिखाना चाहेंगे। शौकत अली साहब यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं आजमगढ़ में नेहरू हॉल में। इस वक्त शौकत अली साहब मौजूद हो चुके हैं और जिस तरीके से जनता इनका स्वागत कर रही है, स्वागत करते हुए यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि वो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर है जो एमआई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो पार्टी असुद्दीन, राष्ट्रीय असुद्दीन ओवैसी साहब, जो प्रदेश पूरे भारत में जिस तरीके से यहाँ पर तहलका मचा रहे हैं और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से इनका स्वागत हो रहा है। इनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है नेहरू हॉल में और 2024 का मुद्दा, चुनावी मुद्दा जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बता दें तहलका मचा हुआ, आकार मची हुई है और हम दिखाएंगे, कुछ और दिखाना चाहिए। ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है बल्कि ये हमारे पदाधिकारियों के पूर्वांचल की बैठक है और ऑर्गेनाइजेशन में जो कमियां हैं उसको दूर करना, आने वाले लोकसभा इलेक्शन, ज़िला पंचायत इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के हम पार्टी के जिम्मेदारों को इसलिए यहाँ बुलाए हुए हैं। ये सिर्फ पूर्वांचल के हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें आए हुए हैं। घोसी विधानसभा को लेकर क्या आप लोगों का निर्णय कुछ रहेगा कि? देखिए, घोसी विधानसभा हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ रही है। आगे जो भी निर्णय होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से होगा, जो भी होगा वो फिर आपके दरमियान में। किसी को नहीं किया गया। देखिए, मसला ये है कि हमें तो राजनीति में अछूत समझा जाता है। एक गठबंधन बना INDIA के नाम से, जिस गठबंधन में हमें नहीं पूछा गया। उस गठबंधन में 14-15 पार्टियां ऐसी है जिन पार्टियों के पास ना कोई सांसद है ना कोई MLA है। हमारी पार्टी के पास 2 सांसद हैं, 2 MLC हैं, 10 MLA हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे पास 88 सभासद, चेयरमैन, कारपोरेटर मिला करके लगभग हमारे 28 ज़िला पंचायत सदस्य हैं। तो हमें नहीं पूछा गया। 75 ज़िलों में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमें नहीं पूछा गया। हमें सिर्फ इसलिए नहीं पूछा गया कि हमारी लीडरशिप एक दाढ़ी, टोपी और शेरवानी के हाथ में है, इसलिए हमें सियासत में अछूत समझा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, यह हमेशा से होता आया है। तो क्या रणनीति रहेगी 2024 में? जब ना इंडिया में है ना इंडिया में आप आए तो फिर क्या, कैसे क्या? देखिए, हमारा देश, ये जो दोनों NDA हो या INDIA हो, ये उससे बहुत ऊपर है और इंतज़ार करिए। और मुझे लगता भी है कि एक थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां जो अभी आप देख लीजिए, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया। उत्तर प्रदेश से जो 4 बार हुकूमत में रही हैं बहुजन समाज पार्टी, उसको भी नहीं पूछा गया। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में BSP के बगैर कोई भी अलायंस सक्सेस होगा। पिछले इलेक्शन में, लोकसभा में 2019 में समाजवादी और BSP का अलायंस था, कांग्रेस भी उस अलायंस का हिस्सा थी।
तो 15 सीट जीत करके आए थे, कांग्रेस के शहजादे हार गए थे। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर मिल करके भी इलेक्शन लड़ती है, बीएसपी को इग्नोर करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बड़ा संकेत दे रहे हैं, बसपा से समझौता की गुंजाइश बन रही है? नहीं, देखिए हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, ना मैं जानता हूँ, और हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें कोई नहीं लेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? इलेक्शन में पार्टी सेपरेट करना। हम डिस्को भांगड़ा करने के लिए तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, हम पर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर इसका मतलब देश के अंदर 2500 पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। आप जाइए उन पार्टियों को बैन करवा दीजिए, देश के अंदर 2 ही पार्टी को रखिए। हाँ, तो तीसरे मोर्चे में कितने लोग शामिल हैं, क्या कुछ चर्चा अभी? नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी मिल करके भी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। मुस्लिम वोटों के लेकर काफ़ी रसाकशी है कांग्रेस सपा, उसको लेकर तो आप किस तरीके से? देखिए, मुसलमान वोटों को लोग बेवा का माल समझते हैं और हर कोई ये समझता है कि ये हमारा माल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये हुकूमत में आते हैं हमारे वोटों की ताकत से, तो पलट करके मुस्लिम इलाकों की तरफ नहीं देखते। और इसका जीता जागता सबूत है सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद पलट करके मुसलमानों की तरफ नहीं देखा। उसका रीज़न ये है कि मुसलमानों का अपना कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं। जब तक मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक उनकी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक इस देश के अंदर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बीजेपी की हार पर, समाजवादी की जीत पर मुसलमान लड्डू बांटता रहे, लेकिन जब समाजवादी हुकूमत में आती है तो एक मखसूस तबके का भला होता है, न कि मुसलमानों का। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने अपने हमेशा घोषणा पत्र में मुसलमानों की बात तो कही है। 2012 का मैनिफेस्टो आप समाजवादी पार्टी का पढ़ लीजिए। मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, मुस्लिम इलाकों में अलग से हम कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों के पुलिस में भर्ती कराएंगे, मुस्लिम बच्चियों के एजुकेशन के लिए हम मुस्लिम इलाकों में अच्छे स्कूल खोलेंगे, ट्यूशन के लिए क्लासेस खोलेंगे जो फ्री ऑफ कास्ट होगा। एक भी वादा अगर इन लोगों ने पूरा किया हो तो बताइए। जब हम उसी बात को कहते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं तुम खामोश रहो, तुम्हारी वजह से बीजेपी को फ़ायदा होता है। 2019 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हम नहीं लड़े थे पार्लियामेंट का, आप बताइए कि बीजेपी किस तरीके से जीत गई। नहीं लड़े थे हम, एक भी सीट नहीं। 2014 हम नहीं लड़े थे, आप बताइए कि बीजेपी कैसे जीत गई। देखिए वही हाल है ना कि हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। विपक्ष के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि वो बीजेपी को रोक पाए। हाँ, हमारी पार्टी के अंदर वो ताकत है। आप तेलंगाना को जाकर के देख लीजिए, अपनी स्ट्रेटजी के तहत हमारे यहाँ है। तो वो स्ट्रेटजी यहाँ पर क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि ये हमें छूना नहीं चाहते। अच्छा, मुजफ्फरनगर जो घटना हुई एक टीचर में, वो बहुत ही निंदनीय है और मैं तो कह रहा हूँ कि टीचर को जेल जाना चाहिए और अब तक तो बाबा जी का बुलडोजर पहुँच जाना चाहिए था। खुदा ना खास्ता अगर कोई वही फातिमा का होती, वो तृप्ता त्यागी के बजाय कोई फातिमा होती, कोई आयशा होती, तो आज तो बुलडोज़र चल गया होता, अब तक तो वो जेल चली गई होती। यही तो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के आने की वजह ही यही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी पार्टियों ने एक मखसूस तबके के साथ नाइंसाफ़ी की है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में आए और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में इस तरह से प्रतिबंध के बावजूद यात्रा निकल रही है। हाँ, आप देख लीजिए, अब देख लीजिए ना, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम प्रशासन की बात नहीं मानेंगे, हम यात्रा निकालेंगे। अगर यही मुहर्रम के जुलूस की बात होती तो, अगर यही रबीउल अव्वल के जुलूस की बात होती तो मुझे लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को
प्रशासन से, हुकूमत से, देश से बड़ा समझता। ये अपने आप को देश समझता है कि हम जो कहेंगे वही होना है। 24 के पहले की तैयारी नहीं चल रही है ये? हाँ, वो तो आप खुद कह रहे हैं। हम आपके मुँह सुनना चाहते हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि आप देख लीजिए, देखिए हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि यहाँ हमेशा चुनाव होता है। यहाँ हमेशा चुनाव, हर 6 महीने 1 साल में चुनाव होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सरकार की शय पर चलते हैं। वरना सरकार अगर चाहे तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 1 घंटा काफ़ी है उसके लिए, लेकिन ये सरकार की शय पे चलता है। जितने भी जोकर है, ये सारे जोकर हुकूमत के सर्कस के जोकर हैं। ठीक, थैंक यू, शुक्रिया। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।